हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम नागार्जुन फर्टिलाइजर के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको नागार्जुन फर्टिलाइजर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये यूरिया बनाने का ये कंपनी काम करती है, उसे बेचने का ये कंपनी काम करती है। अब इसके बाद अगर हम कंपनी के कुछ फिनेंशियल नंबर्स पर अगर हम आएंगे तो देखिए 751 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, लेकिन जो डेट का नंबर है वो कंपनी का काफ़ी ज़्यादा है। तो देखिए 1711 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट हमें नज़र आता है। तो देखिए लगभग 2000 करोड़ का कंपनी का पूरे साल का रेवेन्यू है, और वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इतना ज़्यादा डेट अगर कंपनी का है तो डेट से रिलेटेड यहाँ पे कंपनी के इश्यूज हैं और कंपनी की लाइबिलिटी ज़्यादा है और एसेट कम है। ऐसा कौन इंडिकेट करता है? वो है कंपनी की बुक वैल्यू। तो जो कंपनी की बुक वैल्यू है वो हमें यहाँ पे नेगेटिव नज़र आती है। तो देखिए, अगर बुक वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि लाइबिलिटीज हद से ज़्यादा है और एसेट कंपनी के कम है। और देखेंगे तो पिछले कुछ टाइम से यानी कि पिछले 4-5 साल से लगातार कंपनी लॉस में है, तो पी रेशियो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। और जबकि इंडस्ट्री है उसका एवरेज पी हमें यहाँ पे 11 का नज़र आता है। तो देखा जाए तो कुछ फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ पे कुछ भी इतना अच्छा नजर नहीं आता है। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करेंगे तो वो नंबर हमें यहाँ पे नेगेटिव नजर आता है। तो इसका मतलब ये है कि जितना इंटरेस्ट कंपनी को पे करना है उतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी नहीं कमा पा रही है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी एक बहुत ही स्ट्रगल हमें यहाँ पे करती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, पिछले 4 साल के अगर हम फिनेंशियल ट्रेंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो रेवेन्यू का नंबर गिरा था उसके बाद लगातार रेवेन्यू के नंबर गिरे हैं, और लॉस के नंबर भी अगर हम बात करेंगे तो लगातार हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले साल अगर हम देखेंगे तो मोर देन 600 करोड़ का कंपनी को टोटल लॉस हुआ था। तो देखा जाए तो 600 करोड़ का जो लॉस है ये काफ़ी ज़्यादा है। तो ये देखा जाए तो कंपनी के फिनेंशियल्स हमें यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छे नज़र नहीं आते हैं। अब अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर से अगर हम कंपनी के रेवेन्यू के ट्रेंड की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 510 करोड़ के रेवेन्यू के बाद 347, फिर उसके बाद में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी। फिर 2 क्वार्टर्स लगातार हमें डिक्लाइन रेवेन्यू का नंबर होता हुआ नजर आया था। फिर उसके बाद में थोड़ा सा रेवेन्यू का नंबर बढ़ा था, लेकिन फिर से सितंबर 2020 में रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के कम हो गए थे। उसके बाद फिर से 400 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का हो गया था, लेकिन अभी पिछले 3 क्वार्टर से अगर हम देखेंगे तो लगातार ऑलमोस्ट 600 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। यानी कि पिछले 3 क्वार्टर्स में अराउंड 1800 से 1900 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर चुकी है, और पूरे साल एंडिंग तक ये लगभग 2500 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का हो सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो 2500 करोड़ के रेवेन्यू की तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन अगर हम पिछले 3 महीने में जो कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया है तो अगर उस अमाउंट की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 250 करोड़ का इंटरेस्ट कंपनी ने पे किया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो साल का लगभग 300 से 350 करोड़ का जो अमाउंट है वो कंपनी का इंटरेस्ट पे करने में चला जाता है। वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो भले ही 80 करोड़ को हटा देते हैं, फिर भी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कंपनी की यहाँ पे अच्छी नज़र नहीं आती है। हर क्वार्टर में यहाँ पे 100 करोड़ से ज़्यादा का लॉस कंपनी ने किया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ग्रोथ यहाँ पे हमें नहीं देखनी चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि कंपनी स्ट्रगल कर रही है तो कंपनी कैसे यहाँ पे रहे। तो ये सर्वाइवल का हमें यहाँ पे ज़्यादा नज़र आता है रादर देन ग्रोथ। तो ये कंपनी के फिनेंशियल नंबर हमें यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छे नज़र नहीं आते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ जो नेगेटिव है वो ये है कि 57% की जो होल्डिंग्स है वो यहाँ पे प्रमोटर्स के पास है। लेकिन इसके अंदर एक नेगेटिविटी ये है कि प्रमोटर्स की जो टोटल होल्डिंग है उसमें से अराउंड 86% की जो होल्डिंग है वो यहाँ पे प्लेज है। यानी कि अगर सपोज प्रमोटर्स के पास 100 शेयर्स पड़े हुए हैं तो उसमें से जो 86 शेयर्स है वो प्लेज किए हुए हैं। तो देखिए, भले ही एक छोटी सी कंपनी जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो ये देखते हैं कि 57% की होल्डिंग है,
तो वहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग इतनी अच्छी है तो कंपनी में कुछ दम होगा। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि 86% होल्डिंग प्लेज है, यानी कि अराउंड जो 50% की होल्डिंग है 57 में से वो यहाँ पे प्लेज है। तो अगर ये जो प्रमोटर्स है अगर ये टाइम पे यानी कि जब ये प्लेजिंग पीरियड खत्म हो जाएगा और अगर वो फिर से पैसा रीपे करने में नाकामयाब रहते हैं तो 50% की होल्डिंग जहां पर भी उन्होंने इसे प्लेज किया हुआ है तो वो उसे ओपन मार्केट में सेल कर सकते हैं। और देखिए जब इतना ज्यादा सेलिंग अगर मार्केट में होगा तो डेफिनेटली जो स्टॉक का प्राइस है जो भी 11-12 रुपए पे चल रहा है तो उसके बाद 5 से 6 रुपए के लगभग वो स्टॉक का प्राइस आ सकता है। अगर FII की होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो नी के बराबर होल्डिंग है तो हमें इसे इग्नोर करना चाहिए और बाकी जो पूरी होल्डिंग है वो हमें यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर जो कि जनरल पब्लिक है उनके पास हमें ये पूरी होल्डिंग नजर आती है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे जितनी भी कंपनीज है तो ये प्रॉफिटेबल कंपनीज है। सबके डिविडेंड की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट जितनी कंपनीज है वो लगभग 1% का डिविडेंड भी दे रही है और एक जो RCF ये जो कंपनी इसका डिविडेंड यील्ड मोर देन 3.5% का है। तो इन कंपनीज से कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको फर्टिलाइजर और केमिकल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है तो ये स्टॉक्स आप आपके रडार पे रख सकते हो और ये रेदरली अगर आप देखोगे तो ये सेफ बेट रहेंगे। तो यहाँ पे आपके रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो देखिए लगभग 12 रुपए के लगभग जो नागार्जुना फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स का स्टॉक है वो अभी ट्रेड कर रहा है और 28 रुपए का इसका ऑल टाइम हाई है। तो वहां से अगर हम देखेंगे तो मोर देन 50% ये स्टॉक वहां से नीचे ट्रेड कर रहा है और पिछले 5 साल में 29% के नेगेटिव रिटर्न इस स्टॉक ने दिए। यानी कि अगर आपने 5 साल पहले यहाँ पे 1 लाख रुपए डाले होते तो उसकी वैल्यू अभी अराउंड 71,000 होती। तो यहाँ पे आपने क्या करना चाहिए? तो देखिए मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो देखिए लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप एक सेफ इन्वेस्टर यानी कि आप बिल्कुल रिस्क लेना थोड़ा सा भी रिस्क लेना पसंद नहीं करते तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपने अवॉइड करना चाहिए। अगर आप मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर है यानी कि थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो भी आपने अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है आपको काफी ज्यादा रिस्क लेना पसंद है और आपको ऐसा लगता है कि जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आने वाले 12 महीने में काफी अच्छे से परफॉर्म करेगी और ये जो कंपनी के जो लास्ट के नंबर है वो एकदम प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट हो सकते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली आपने ये थोड़ा रिस्क लेना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए अगर ये कंपनी एक टर्न अराउंड स्टोरी बनती है लॉस से प्रॉफिट में अगर ये कंपनी आती है क्योंकि जो डिमांड हम देख रहे हैं जो एक्सपोर्ट डिमांड फर्टिलाइजर्स में हम देख रहे हैं तो वहाँ पे इस कंपनी के फर्टिलाइजर्स की डिमांड भी बढ़ेगी। तो डेफिनेटली उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए अगर ये टर्न अराउंड स्टोरी होती है तो वहाँ पे मार्केट लगभग 20 से 25 रुपए के लगभग इस स्टॉक के प्राइस को लेके जा सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए मेरे ख्याल से अभी फर्टिलाइजर्स में मार्केट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है तो मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म में लगभग 15 रुपये तक मार्केट इस स्टॉक के प्राइस को लेके जा सकता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि नागार्जुना फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स के पूरे डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।